ऑलराइट, आज हमें बात करनी है जीन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के ऊपर। मगर जीन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पे बात करने से पहले मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूँ, आपका ओ लेवल का कॉन्सेप्ट। कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी फूड चेन की बात करते हैं या कोई फूड प्रेडेटर रिलेशनशिप की बात करते हैं, आप हमेशा प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखते हैं, या नेचर में ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोड्यूसर हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलते हैं, उससे कुछ कम क्वांटिटी में आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स मिलते हैं, और उससे कम क्वांटिटी में आपको सेकेंडरी कंज्यूमर्स मिलते हैं। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हम ये जानते हैं कि प्रोड्यूसर हमेशा क्वांटिटी में ज़्यादा होना चाहिए और कंज्यूमर क्वांटिटी में कम होना चाहिए। जैसा कि एक क्लासिकल ग्राफ आपने देखा होगा, जिसमें अगर आप कहते हैं कि फर्ज करें दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ग्रास एंड दिस इज द नंबर ऑफ एंटीलोप्स। तो जैसे जैसे ग्रास की क्वांटिटी बढ़ रही है, खाना बढ़ रहा है, इसीलिए एंटीलोप्स की क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाती है जो उस खाने को खा रहे हैं। और जब एंटीलोप्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ग्रास कम हो जाएगी, ग्रास पे प्रेशर आएगा। ग्रास जब कम होगी तो खाना कम हो जाएगा, तो एंटीलोप्स भी सिलेक्शन प्रेशर में कम होने लगेंगे। और जब एंटीलोप्स कम होते हैं तो ग्रास को मौका मिलता है सरवाइव करने का, ग्रास फिर बढ़ती है। तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलता चला जाता है। हम ह्यूमंस ओमनीवर्स हैं, और ओमनीवर्स होने के नाते हमें हमारे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं इस जगह पे प्लेस होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी क्वांटिटी में, अपनी तादाद में इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम इस जगह पर आकर कुछ ऐसा बार बना रहे होते हैं। अगर ऐसा ना सही, अभी भी अगर हम प्रोड्यूसर से ज्यादा नहीं है तो कम से कम ऐसा जरूर बार बना रहे होते हैं, विच इज वेरी अननेचुरल। जैसे जैसे इंसानों की क्वांटिटी बढ़ी, उन्होंने जंगलों को काट कर एग्रीकल्चरल फील्ड्स बनानी शुरू कर दी और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू कर दी। एग्रीकल्चर दुनिया के एतबार से कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक एबनॉर्मल प्रैक्टिस है। ये एक एबनॉर्मल प्रैक्टिस है कि आपने जिस जगह पर मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के दरख्त लगे हुए थे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई जड़ी बूटियां कोई कुछ, आपने उस जगह पर उन सब चीजों को गायब कर दिया और वहां पर एक वैरायटी को इतने बड़े एकर्स एंड एकर्स पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। यानी आप इतना बड़ा मोनोकल्चर लेके चल रहे हो जो बहुत अननेचुरल है। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ी, वैसे वैसे कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बढ़ने लगी। और वो कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सूटेबल नहीं रही इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ मार्केट। सप्लाई कम होने लगी और डिमांड बढ़ने लगी। तो ह्यूमन बींग्स पहले तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को ही मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन में लेके चले, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको लगा कि ये भी इनफ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेनेटिक टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट करनी शुरू कर दी। ये जेनेटिक टेक्नोलॉजी कैसे इनकॉर्पोरेट की, हम जरा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड, और उसमें ये ब्लैक कलर से हम अपने पौधे उगा रहे हैं जो कि हमारी फसल है, यहाँ पर क्रॉप वीड कंपटीशन होता है। इसको हम बोलते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन। यानी मुकाबला होने लगता है, किस चीज पे मुकाबला होने लगता है, रिसोर्सिस के ऊपर, यानी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। अब इन रिसोर्सेज और इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जब मुकाबला होता है तो क्या होता है
कि आपकी जो जड़ी बूटियां हैं वो आपकी जो क्रॉप है उसके न्यूट्रिएंट्स को खा जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये रेड कलर की, ग्रीन कलर की और येलो कलर की मैंने ये बनाई हुई है। सो आप इनको हर्ब्स समझें। बहुत पहले ये किया जाता था कि इन हर्ब्स को हैंड पिक करते थे फार्मर्स। फार्मर्स आते थे और इन हर्ब्स को हैंड पिक करते थे और यहाँ से उखाड़ लिया करते थे, गोडी किया करते थे, जो कि बेस्ट तरीका था इन हर्ब्स से जान छुड़वाने का। मगर जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन हुई, इन हर्ब्स को हैंड पिक करना पॉसिबल नहीं रहा। सो ऐसे हर्बिसाइड्स इस्तेमाल किए जाने लगे। जब किसी चीज के साथ ये वर्ड साइड लगता है ना, इसका मतलब होता है लीथल, किलर, मार देने वाला। सो जब हर्बिसाइड्स यूज किए जाते थे तो इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम होता था कि कुछ सेकेंडरी किस्म के जो यूजफुल प्लांट्स थे वो भी मर जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी क्रॉप्स, और वो हमारी क्रॉप्स पे भी बुरा असर डालते थे। सो ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसी क्रॉप्स बना ली जाएं जिनको हम खुद रेजिस्टेंट बना लें इन हर्बिसाइड से, और हम एक हर्बिसाइड इसके ऊपर स्प्रे करें। जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करें तो ये सारी हर्ब्स इसमें से मर जाए और हमारे पौधे वैसे के वैसे रहे, हमारे पौधों के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क ना पड़े। हर्ब्स यहाँ से सिर्फ गायब होना शुरू हो जाए। इस काम को करने के लिए सबसे पहले कैनेडियन साइंटिस्ट ने एक खास चीज प्रोड्यूस की, एक खास वैरायटी प्रोड्यूस की, विच वॉज अ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट विच वॉज कॉल्ड कैनोला। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑयल सीड रेप। ऑयल सीड रेप जो है, इसको बहुत वाइडली यूज किया जाता था फॉर वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन। और ये जो वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन होती थी, इससे वो बायोडीजल और मुख्तलिफ तरह के लुब्रिकेंट्स भी बना सकते थे। अब क्या होता था कि इसके अंदर कुछ ऐसे एसिड्स मौजूद थे विच वर नॉट वेरी सूटेबल फॉर द कंजम्पशन। तो कैनेडियन साइंटिस्ट ने कैनोला बनाया। ऑयल सीड, ऑयल रेप सीड है तो उसका नाम ओला कैनोला, कैनेडियन ऑयल सीड विच इज लो इन एसिड। ये एक नई वैरायटी बनाई और इसके अंदर उन्होंने एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन भी डाल दिया। कौन सी हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट? उस हर्बिसाइड का नाम था ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एंजाइम इनहिबिटर है। ये इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ एक एंजाइम को, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट 3 अमीनो एसिड्स बनाता है, जो कि मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। आपको पता है कि मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? नो। आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? सर नहीं याद है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखो, जब जहां पर भी पौधा ग्रो करता है, जहां पर भी पौधा ग्रो करता है, वहां जिस जगह पर लीफ अटैच्ड होता है विद द स्टेम, जिस जगह पर लीफ अटैच होता है विद द स्टेम, ये वो जगह होती है जहां पर मैरी स्टेम्स मौजूद होते हैं। और इन मैरी स्टेम्स में
ये कैपेसिटी होती है मेरिस्टेम्स में, ये कैपेसिटी होती है कि ये अपने अंदर से शूट्स भी निकाल सकते हैं और रूट्स भी निकाल सकते हैं। ये शूट्स भी निकाल सकते हैं और अपने अंदर से रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर और जो पौधे का टॉप रीजन होता है, जहां से पौधा आगे आगे नई नई कोम्पलें खिला रहा होता है और नए पत्ते निकाल रहा होता है, उस टॉप रीजन पर भी मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं। अब ये जो ग्लाइफोसेट है, ये क्या करता है, इन मेरिस्टेम्स की ग्रोथ को स्टॉप करवा देता है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया, यानी साइंटिस्ट ने ये किया कि अपने कैनोला के अंदर एक ऐसा एंजाइम इंट्रोड्यूस करवा लिया जो ग्लाइफोसेट से इनहिबिट नहीं होता, और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ग्लाइफोसेट जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो। ठीक हो गया जी। आपने ग्लाइफोसेट स्प्रिंकल किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि जब आप अपने एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर आपने कनोला लगाया हुआ है, जिसको ग्लाइफोसेट से कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होता है, आप इसके ऊपर स्प्रे कर दोगे ग्लाइफोसेट। जब आप इस पे ग्लाइफोसेट स्प्रे करोगे, सारी की सारे ऐसे प्लांट्स मर जाएंगे जो कि आपके इस प्लांट के साथ कंपटीशन कर रहे थे, जो आपके इस प्लांट के साथ कंपटीशन कर रहे थे, वो मर जाएंगे और आपका केनोला जिंदा रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ ग्लाइफोसेट वाज अ हर्बिसाइड। दिस इज हाउ यू मेड अ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। So it was a big breakthrough in the field of agricultural technology. आगे चलते, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर, आ गई समझ। अब ये पूरा एक क्वेश्चन है जो 6 से 7 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए अगर आप तैयार कर लें तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप आराम से इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम अगली चीज डिस्कस करेंगे और वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। जी, आपको पता है कि जब किसी भी जगह पर आप क्रॉप्स लगाते हो, वहां पर उनके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक करते हैं। अभी जब इनके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, वो इनको खाने लगते हैं और हमारी क्रॉप्स के जो मेरिस्टेम और लीव्स हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। सो इन कीड़े मकोड़ों को मारना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इन कीड़ों को नहीं मारोगे तो ये आपकी क्रॉप के ऊपर बड़ा डेट्रीमेंटल किस्म का इफेक्ट डालते हैं। साइंटिस्ट को ये पता चला कि एक खास बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस। बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस टॉक्सिन।
ये बैसिलस thuringiensis पैरासाइट है उन इंसेक्ट्स का जो कि हमारे एनिमी है। यानी कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। सो ये दुश्मन के दुश्मन होते हैं। साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने कहा क्यों ना हम इस बैसिलस thuringiensis का वो जीन निकालें। फर्ज करो आपके पास ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसका वो जीन निकालें जो इन कीड़ों को किल करने के लिए यूज होता है, और हम उस जीन को यानी उस टॉक्सिन जीन को इंट्रोड्यूस करवा दें डायरेक्टली अपने प्लांट में। अब क्या होगा, जब एम्ब्रियो लेवल के ऊपर आप अपने प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस करवाओगे, अब जो आपका प्लांट ग्रो कर रहा होगा, यानी रेड इसलिए बना दिया बिकॉज नाउ इट इज कैरिंग दैट टॉक्सिक जीन एंड दैट टॉक्सिन। अब जब वो कीड़ा आएगा, अपनी तरफ से मौज करने आया, वो खाने आया है, जैसे ही वो इसका एक निवाला लेगा, नीचे गिर जाएगा। या कुछ देर में या कुछ घंटों में उसकी डेथ हो जाएगी। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने ये किया कि आपने अपनी जो एग्रीकल्चरल प्लांट्स हैं उनको ऐसा बना दिया कि अगर कीड़ा उसको खाएगा तो वो खुद मर जाएगा। जरा इनके पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। पहला पॉइंट आपने बताना है कि बैसिलस thuringiensis एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि इंसेक्ट्स पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट रखता है, और इसके जो टॉक्सिन्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में। और जब हम उसको अपनी एग्रीकल्चरल क्रॉप में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे ये होता है कि क्रॉप्स की यील्ड इन्हांस हो जाती है, और उन कीड़ों ने, उन इंसेक्ट्स ने जो नुकसान करना होता है वो नुकसान नहीं कर पाते। ये दूसरी एग्जाम्पल थी जो कि अभी हमने पढ़नी थी, जो कि थी इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की। अब हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोल्डन राइस। ये तो दो आपने देख लिए पेस्ट कंट्रोल के ऊपर ना। अब हम ये देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपनी जेनेटिक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इंप्रूव्ड क्रॉप्स बना सकते हैं। इंप्रूव्ड क्रॉप्स बना सकते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। सर फिफ्थ पॉइंट इनकम्प्लीट है।
अच्छा। हमारे पास कुछ दुनिया के रीजन्स ऐसे हैं जहां पर बार बार फेमाइन्स हिट करते हैं, जहां पे बार बार कहत पड़ जाते हैं, और वहां पर कोई खास एग्रीकल्चरल पोटेंशियल नहीं होता चीजों को उगाने का, चीजों को प्रोड्यूस करवाने का। सो हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसी चीजें जो वहां पर उग सकती हैं, हम उनका जो न्यूट्रिशनल पोटेंशियल है उसको इन्हांस कर सकते हैं। इसी तरह की एक एग्जांपल है गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है, हमारे पास राइस में विटामिन ए उसकी एल्यूरोन लेयर में होता है। लेकिन अगर हम चावल को पॉलिश कर दें, यानी जो हम वाइट चावल बड़ा पसंद करते हैं खाने के लिए, द वन विच इज कॉल्ड पॉलिश्ड राइस, इस पॉलिश्ड राइस के अंदर वो एल्यूरोन जो है वो खत्म हो चुकी होती है। तो इस एल्यूरोन लेयर की खत्म होने से क्या होता है, इस एल्यूरोन लेयर के खत्म होने से ये होता है कि बहुत सारे कैरोटिनॉइड्स, बहुत सारे बीटा कैरोटीन और बहुत सारा विटामिन ए मिस हो जाता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे जीन्स जो कि विटामिन ए प्रोडक्शन को इनहांस कर सकते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम मेज प्लांट्स, मकई से। और एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है पेंटोनिया एनोनोटिस, इससे इन जीन्स को निकाला। और पहले इन्होंने इस जीन को एक खास बैक्टीरिया में डाल दिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है विच हैज अ पोटेंशियल टू इन्फेक्ट प्लांट्स। ये ट्यूमर इंड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, ट्यूमर प्रोड्यूस करवा देता है प्लांट में। और अपने डीएनए को, जो डीएनए ये कैरी कर रहा होता है, वो डीएनए किसी भी प्लांट में इन्फेक्ट कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। तो हमने इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को एज अ वेक्टर यूज किया, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को एज अ वेक्टर यूज किया। और एज अ वेक्टर यूज करके इससे हम लोगों ने इन्फेक्ट करवा दिए राइस के एम्ब्रियोज। जब राइस के एम्ब्रियोज को हमने इससे इन्फेक्ट करवाया, उससे जो राइस पैदा हुए उसके रिजल्ट्स क्या थे, जो रिजल्टिंग राइस हमारे पास प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर बहुत ही थिक एल्यूरोन लेयर थी जो इसको गोल्डन कलर दे रही थी। हमने इसको गोल्डन राइस का और दुनिया में खास तौर पे वो एरियाज जहां पर गजाई किल्लत मौजूद है, वहां पर स्पेसिफिकली इन गोल्डन राइस को उगाया गया ताकि वहां पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है लोगों की, उसको कैटर किया जा सके, उसको कवर अप किया जा सके। दिस वाज द गोल्डन राइस। अब यहां पर हमें कुछ चीजें डिस्कस करना होंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में हमें पूछी जाती है, और वो हैं एथिकल्स एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। Ethical and social implications for transgenics and GMOs. GMOs मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज करने में, और ये जो जीन टेक्नोलॉजी है इसको यूज करने में बहुत सारी मॉरल, साइंटिफिक और सोशल इम्प्लीकेशंस हैं। वो क्या क्या हैं, जरा हम उनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन, पहली बात तो ये है कि चूंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड महंगा होता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में
जो फार्मर्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट होगा इसको हासिल करना, और वो उस कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाएंगे। यानी ये बहुत ही ज्यादा, इसकी प्राइस हाई होगी। अब ये क्या करेगा, इसकी ये जो हाई जो है वो प्राइस है, जो आप पोवर्टी को खत्म करना चाहते हैं, हर्डल बन जाएगा। हर्डल इन पोवर्टी एरेडिकेशन। देन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगी डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसके ऊपर एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। देन कभी कभी ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स डाल सकती है। यानी ये कोई एलर्जिक रिएक्शंस ट्रिगर कर सकती है। उसके बाद अगर ये आउट हो जाए तो दे कैन बिकम सुपर वीड्स। इन्वेसिव सुपर वीड्स बन सकते हैं ये प्लांट्स। इनकी क्रॉस पॉलिनेशन with closely related plants can bring out some new species जिनकी इकोलॉजिकल निश जो है कैन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद अनडिफाइंड इकोलॉजिकल निश। पता ही नहीं होगा कि उनका इन्वायरमेंट में रोल क्या है। देन लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैरायटीज। जो ट्रेडिशनल वैरायटीज होती हैं आपके इलाकों में, उसका लॉस हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, ठीक है, वो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके लिए खतरा बन सकते हैं, उनके लिए कंपेटिटर बन सकते हैं। कंपटीशन टू लोकल फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट्स। सो इसलिए इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म की रेगुलेशन है, और जीएमओस को वर्ल्ड वाइड पसंद नहीं किया जाता, बल्कि हर वक्त इनके खिलाफ एक क्या कहते हैं,
एक कैंपेन चलती रहती है, ठीक है, जिसमें लोग ये बताते रहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स और प्लांट्स को हम ना यूज करें, और विच आर नॉट गुड फॉर अस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए। No, sir. डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सोहा? No, sir, no. आर यू विद अस? Yes, ऑल sir. राइट, Hello. सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द क्लास। अल्लाह हाफिज।